जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। जो इंसान डरता है उसके कदमों में कभी कुछ हासिल नहीं हो पाता, और जो मेहनत करता है उसके कदमों में तो पूरा जहान होता है। तो दोस्तों, आप सभी मेहनत करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसके पीछे लग जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता प्रधान और आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धरारी में। और मैं हूं कुलदीप। सही कहा बबीता, जिस तरीके से कहा भी तो जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा होती है। जी। जो लोग थक कर रुक जाते हैं वहीं रुक जाती है उनकी किस्मत, और जो लोग माथे का पसीना पहुंचकर आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला भी उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता है। और जो आज खास शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन पर ये तमाम लाइनें फिट बैठती है। वो एक साहित्यकार भी है, प्रशासनिक सेवाओं में भी अपना काम दे रहे हैं, साथ ही कई नवाचार वो अपने इस जीवन में कर रहे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं सवाई माधोपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरज सिंह नेगी जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और दूरदर्शन परिवार का आप हिस्सा बन रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? आपका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ स्वयं को कि आज दूरदर्शन परिवार ने मुझे यहाँ बुलाया, और काफ़ी बातें होंगी और कई ऐसे अनछुए पहलू हम बात करेंगे जो कि हमारे दर्शकों के काफ़ी काम आ सकें। जी सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आज आप हमसे जुड़े हैं। आप काफ़ी समय से प्रशासनिक सेवाओं में हैं और एक साहित्यकार भी हैं। अगर आपकी लाइफ जर्नी की बात करें सर, तो बचपन कैसे और कहाँ बीता? मेरा जो स्टार्टिंग हुआ बचपन, जो मेरी पैदाइश है जी, वो उत्तराखंड का अल्मोड़ा ज़िला, वहाँ का गांव है नेकाना, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और मेरा बचपन काफ़ी संघर्ष में बीता। जी। बचपन की अगर बात करूं तो संघर्ष ऐसा था कि मेरी माँ और मैं, हम दोनों परिवार में, मेरे बड़े भैया जयपुर आ गए अध्ययन के लिए, नौकरी के लिए, और एक दौर ऐसा आया कि परिवार में एक साल में अगर 3 बड़े लोगों की मृत्यु हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बचपन बीता होगा। जी। खैर, जो बात भी है, मुझे मेरी माँ ने प्रेरणा दी, मेरी उंगली पकड़ करके उन्होंने चलना सिखाया। जी। और मेरी जो स्कूली जो शिक्षा थी, हाई स्कूल तक का मैंने जो सफ़र पूरा किया, अपना प्रारंभिक जीवन सफ़र, वो मैंने मेरे उत्तराखंड के गांव से ही किया। मेरी आरंभिक जो शिक्षा है वो उत्तराखंड से है। जी। स्कूल को लेकर हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये खूबसूरत राज्य से ये बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा राज्य है। खूबसूरती छोड़कर आप मतलब स्कूली शिक्षा और कॉलेज का सफ़र कैसा रहा आपको? क्योंकि एक बालपन होता है, उसमें बच्चे कई तरह की चीज़ें करते हैं। आपका कैसा बचपन रहा स्कूल और कॉलेज में? देखिए, इस समय में बहुत खुश नसीब हूँ, और मैंने अभाव अपनी जगह हैं, परेशानियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन मैं अपना बचपन बहुत खुशी से जिया। और जो बचपन में शरारतें करनी चाहिए वो हमने की। स्कूल का हमारा जो सफ़र हुआ करता था, घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा हम लोग करते थे, और उस दरमियान प्राकृतिक छटा, वहाँ का वातावरण, ये तमाम चीज़ों ने मुझे कहीं न कहीं अंदर ही अंदर बहुत कुछ मेरे गहराई में वो बैठ गया। और स्कूल जा कर के भी पढ़ने के अलावा हमने वहाँ कई सारे प्रयोग किए। उस ज़माने में बहुत मुश्किलात थे, ऐसे संसाधन नहीं थे, सड़क नहीं थी, बिजली पानी की एक समस्या हुआ करती थी, लेकिन ये अभाव ज़रूर थे। हमने उससे कभी भी अपने लक्ष्य में आड़े नहीं आने दिया। और जब भी पढ़ाई की बात होती तो आज की तरह बिजली के बल्ब नहीं हुआ करते थे, केरोसिन हुआ करता था, वो भी परिवार को एक सीमित मात्रा में ही वो केरोसिन मिलता था। जब केरोसिन ख़त्म हो जाता था तो महीने के अंत में पढ़ने के लिए हम लोग, एक चीड़ का पेड़ होता है, हाँ। उस चीड़ के पेड़ की लकड़ी को जला करके रात रात भर में पढ़ता था। और इसमें मेरी माँ ने मुझे बहुत मदद करी, मुझे सहयोग प्रदान किया। और उनका ये कहना था कि जीवन में कभी भी थक करके आपको नहीं हारना है। कई परेशानियाँ, कई मुश्किलात आपके जीवन में आएंगी, लेकिन अगर आप ठहर जाओगे तो आपका जीवन बहुत रुक जाएगा, क्योंकि समस्या आज की है, लेकिन आपको अपना जीवन आगे चलाना है। फिर मैं हाई स्कूल करने के बाद
जयपुर आया। जयपुर में राजा रामदेव पोदार स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, हायर सेकेंडरी वहाँ से किया। उसके बाद 84 से लेकर 87 तक मैंने जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन किया जी। फिर मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने EFM डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन लिया, फिर MPhil किया। 94 में मैंने PhD की। यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, और मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मामूली बुखार आया था, जल्दबाजी में कहें या साधन के अभाव में प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, तो मेरी माँ ने कुछ दिनों बाद मुझे कहा कि काश तू डॉक्टर होता। तो बात मुझे चुभ गई जी। हमारे उस समय 8वीं कक्षा के बाद में विषय चयन का एक बाध्यता थी। 9th क्लास से सब्जेक्ट ऑप्ट होते थे जी। लेकिन मजबूरी ये थी, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ साइंस सब्जेक्ट नहीं था और दूर मेरी माँ मुझे भेजना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं, मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया और वो मुझे माँ की कही गई बात कहीं न कहीं याद रही। जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने MCOM किया तो मैंने फिर PhD में एडमिशन लिया और जब मैं 94 में मुझे डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई तो उस दिन सबसे खुश जो थी वो मेरी माँ थी। और मुझे भी खुशी इस बात की थी कि मैं एक मेडिकल साइंस का डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मैं आज डॉक्टर बन चुका हूँ। और मेरी माँ कई बार मजाक में मुझे मेरा नाम नहीं लेकर के डॉक्टर साहब कह के बुलाती थी और उनकी आंखों में जो चमक होती थी वो चमक मुझे आज भी याद है और मुझे हमेशा वो जीवन में प्रेरणा देती रहती है। ये बात बहुत ही खूबसूरत है ना कुलदीप की सर ने किस तरीके से जो बच्चा अपने माँ बाप के पैरों को छू के अपने करियर की शुरुआत करता है वो ज़रूर ऊंचाइयों को छूता है और वही आपने किया है क्योंकि आपकी मदर ही आपकी मेंटोर रही है। तो सूरज सर, आप क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में काफ़ी समय से हैं और साथ ही में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप साहित्यकार भी हैं, तो दोनों के बीच आप तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? तालमेल बिठाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी है जी। आसान इसलिए है कि अगर मैं साहित्यकार नहीं होता तो सच मानिए मैं आज यहाँ नहीं होता आपके सामने। और जो प्रशासन में मैं दे रहा हूँ हाँ जी, आम जन को, हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको लागू करने में हमारी पूरी भूमिका होती है, तो मैं नहीं कर पाता। करना बहुत आसान है, लेकिन एक तो होता है कि आपने नौकरी का एक टाइम फेज आपने पूरा कर लिया, सुबह 9:30 से 6 बजे तक की आपने ड्यूटी परफॉर्म कर ली और आपका महीना निकल गया, साल निकल गए और देखते देखते न जाने 60 साल की उम्र हमारे कैसे सरकारी कार्मिकों की निकल जाती है। और एक होता है कि आप अपने प्रत्येक पल को जिए और आपको यह लगना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि जो आपको सरकार ने उद्देश्य दिए हैं, जिन लोगों के बीच में रह कर के आप काम कर रहे हैं वो शिद्दत से आप काम करें। तो मेरा जो प्रशासन का जो ये तजुर्बा है और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने कार्य से, लेकिन जो संतुष्टि देने के लिए मुझे अंदर से जो ताकत मिली, जो ऊर्जा मिली, ये मैं अगर साहित्यकार नहीं होता, माँ बागदेवी का, सरस्वती का मुझे वरदहस्त नहीं मिलता, तो शायद मैं जो कर पा रहा हूँ आज अपने प्रशासन के कैरियर में, प्रशासन के क्षेत्र में, वो मैं नहीं कर पाता। इसलिए मेरे साथ ये ठीक अलग है। मैं आज लिखता भी हूँ, साहित्य की बातें भी करता हूँ, प्रशासन की बातें भी करता हूँ, तो मेरे दोनों चीज़ें एक कोरिलेटेड है। मेरा प्रशासनिक जो कैरियर है, मेरी जो कार्य क्षमता है, वो मुझे मेरी साहित्यिक विधा की ओर मुझे मदद करती है और मेरी जो साहित्यिक यात्रा है, मेरा जो साहित्यिक रचना संसार है, वो मुझे मेरे प्रशासनिक कार्यों को निर्वहन करने में मुझे मददगार है। ये दोनों साथ साथ चलती हैं और मैं दोनों में संतुष्ट हूँ। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह के हम सब देखते हैं कि साहित्य के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं में आपका बड़ा रोल है, अभी वर्तमान में क्या किस पोस्ट पर आप हैं और किस तरीके से अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं? अभी मैं राजस्थान का एक प्रमुख जिला है सवाई माधोपुर, रणथंभौर का नाम आपने सुना होगा, विश्व पटल पर है। वहाँ मैं सवाई माधोपुर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 1.25 साल से मैं वहाँ ये अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा, कार्य क्षेत्र तो तमाम तरह के कार्य एक प्रशासनिक अधिकारी के होते हैं। हमारी कोई प्राथमिकता नहीं होती है, प्राथमिकताएं हम बना के भी जाएं, लेकिन डे बाय डे हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करना होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सरकार की रीति नीति को लागू करने की होती है। और उससे अहम जो बात मैं मानता हूँ, या हम जो प्रशासन में बैठते हैं, हमारा ये उद्देश्य होता है
कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति, उस तक हम कैसे पहुँचें और संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते हम पहुँचें। तो ये तरह तरह के हमारे तजुर्बे हैं, अनुभव है, और पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कि हम आम जन तक उन लोगों के बीच में जाकर हम अच्छा काम करें। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो साहित्य के क्षेत्र में कुलदीप, मैं आपको बताऊं कि सर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। काफ़ी उपन्यास सर ने लिखे हैं, काफ़ी कहानी संग्रह भी लिखी है। तो सर ऐसी कोई कहानी संग्रह या उपन्यास जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मेरा जो आरंभिक था, मैं जब कक्षा 6 में पढ़ता था, बचपन में कई संघर्ष थे, कई तरह की दिक्कतें थी, तो वहाँ से मैंने अपना साहित्यिक सफ़र शुरू किया। शुरू भी इस तरह से किया कि मेरी माँ रात रात भर गीता, रामचरितमानस और कई पुराण पढ़ती थी। मुझे नहीं पता होता था कि इसमें क्या लिखा है। मैं धीरे धीरे मैं भी शौकिया तौर पर उनके पन्ने पलटता था। तो पन्ने पलटते पलटते न जाने कब मेरी वो इच्छा बलवती हो गई, और फिर मुझे लिखने के लिए मेरी माँ ने कहा। शुरू में मैंने स्कूलों के लिए निबंध लिखे, वाद विवाद प्रतियोगिता होती उसमें मैंने भाग लिया, और एक नाट्य लेखन का मुझे बचपन में शौक चढ़ गया। जब मैं 7वीं 8वीं में था तो मैंने कई सारे नाटक लिखे। और जब मैं जयपुर आया, जयपुर आने के बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है, वहाँ का शांत माहौल, जो रिसर्च सेक्शन हमारा हुआ करता था लाइब्रेरी में, तो वहाँ कई बार मन में कई ख्यालात आते थे। तो वहाँ बैठ कर के मैंने कई कहानियाँ लिखी, और वो एक कहानी संग्रह आया 2016 में छपने का उसका मौका मिला। तो मेरा जो पहला कहानी संग्रह है वो पापा फिर कब आओगे कहानी संग्रह आया, जिसमें 11 कहानियाँ हैं। उसके बाद मैं उपन्यास विधा की तरफ मेरा झुकाव हुआ। मैंने रिश्तों की आँच एक उपन्यास मेरा आया। उसके बाद मेरा 2017 में उपन्यास वसीयत आया। फिर 2020 में उपन्यास नियति चक्र आया। उसके बाद 2021 में एक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं, ये कैसा रिश्ता, एक उपन्यास आया। और अभी भी मैं एक उपन्यास लेखन में पूरा कर चुका हूँ, प्रकाशनाधीन है। शांति पथिक करके एक मेरा आने वाले कुछ दिनों में एक नया उपन्यास भी आने वाला है। जी, बहुत से हम देख सकते हैं कुलदीप सर के बहुत सारी किताबें रखी हुई है, ये जरूर हमारे दर्शक ये कैसा रिश्ता एक आंचलिक उपन्यास मेरा, मैंने जो जिक्र किया था जी। इसके अलावा ये जो उपन्यास है, ये नियति चक्र आप देख सकते हैं। नियति चक्र जी, एक रिश्तों की आँच की परिवार में एक मुखिया किस तरह से अपने रिश्तों को सहेज के रखता है। एक मुखिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज रिश्तों में जो खटास आती जा रही है, उसके ऊपर यह कि उपन्यास था रिश्तों की आँच। पिता पुत्र के संबंधों पर आधारित ये उपन्यास वसीयत उपन्यास है कि पिता और पुत्र का एक ऐसा संबंध है जीवन में, बहुत ही नाजुक है और उसको बयान नहीं किया जा सकता। उस पर आधारित ये मेरा उपन्यास था वसीयत। जी सूरज सिंह जी, हम देखते हैं कि जब इंसान खाली होता है तो अकेलेपन में कई चीज़ें लिखता है, और अकेलेपन के साथ साथ हमने देखा है कि जब इंसान पहाड़ों में चले जाता है तो गुनगुनाता भी है, कई कहानियाँ गाने सुनता है। हमने देखा है कि डॉक्टर साहब की रुचि भी है गानों में और कई चीज़ों में भी है। अच्छा कुलदीप, मैं तुम्हें बता दूं, सर को पहाड़ी गाने भी बहुत अच्छे आते हैं, तो हम वो भी जरूर सुनेंगे। सर कुछ पंक्तियाँ या फिर कुछ गाने जो आप सुनाना चाहें। मेरा गानों में इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन चूंकि पहाड़ी परिवेश से मैं हूँ और मैंने कोशिश ये की है कि मेरे जो उपन्यास हैं, मेरी रचनाएं हैं, उनमें वो पहाड़ का जो दर्द है वो छलके। तो मेरा जो पिछला लेटेस्ट उपन्यास था ये कैसा रिश्ता, इस उपन्यास में आंचलिक उपन्यास है, प्रकृति प्रेम है। पद्मा और पूर्ण इसमें दो पात्र लिए गए हैं। पूर्ण जो है इसका पात्र है नायक, वो उसके ऊपर कई सारी मुसीबतें हैं। पूरा गांव बह जाता है बाढ़ में, अचानक रौद्र रूप बाढ़ का होता है, लेकिन वो बच जाता है, अपने मामा के घर आता है। मामा के घर आकर वो पढ़ाई करता है। मामा फिर उसे हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली बैठे बैठे जो आप यहाँ कह रहे हैं कि एकांत में अगर पात्र होता है, व्यक्ति होता है, तो क्या सोचता है, तो वो ये जो पूर्ण है उसको अपनी माँ की याद आती है एकांत में, जो कि नहीं रहती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी माँ जिस गाने को पसंद करती है वो इसमें मैंने उद्धृत किया है। वही मैं कुछ आपके सामने चंद पंक्तियां मैं यहाँ आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिकणी याद आगे अपना पहाड़ की, ऊंच नीच डानियों की
हरी भरी सारियों की मिकनी याद आगे अपन पहाड़ की ऊंचे नीचे डानियों की हरी भरी सारियों की हरी भरी सारियों में हौले झूली रांचा हरी भरी सारियों में हौले झूली रांचा गाजू छा गाड़ गधेरी क्या भलो लगू छो गाजू छो गाड़ गधेरी क्या भलो लगू छो ठंडो ठंडो पानी यती ठंडी चली पौन ठंडो ठंडो पानी यती ठंडी चली पौन जेठक महण यती लागू जसिहाना जेठक महण यती लागू जसिहाना मिकणी याद आगे अपन पहाड़ की ऊंचे नीचे डानियों की हरी भरी सारियों की धन्य हो पहाड़ जब याद तेरी है छो धन्य हो पहाड़ जब याद तेरी है छो अकेली परानी मेरी हिया भरी आछो अकेली परानी मेरी हिया भरी जाछो मिकणी याद आगे अपन पहाड़ की ऊंचे ऊंचे डानियों की हरी भरी सारियों की मिकनी याद आगे। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही अच्छा लगा। और कुलदीप, मेरे लिए तो ये अनबिलीवेबल हो रहा है कि सर आप प्रशासनिक सेवाओं में होने के साथ साथ इतना खूबसूरत गाते भी हैं और ये बहुत प्यारा आपने गाया। सर इसका मतलब ज़रूर हम समझना चाहेंगे क्योंकि हम राजस्थान से हैं, तो हमें इसका मतलब यही है कि वो पहाड़ से आ चुका है हाँ नायक, और वो अपने पहाड़ की जो उसकी प्राकृतिक छटा है उसे याद कर रहे हैं। खेतों में किस तरह से हौल, इसमें हौल का मतलब है हाँ। जो धुंध है बारिश के दिनों में वो खेतों में लिपट जाती है, और ठंडो ठंडो पानी का मतलब है कि जेठ के महीने में भी वहाँ जैसे सर्दी का मौसम है वो वहाँ मिलता है, बहुत बावड़ी का ठंडा पानी मिलता है। तो इस तरह का जो उसकी यादें हैं उस पहाड़ को लेकर के, वहाँ की प्राकृतिक छटा को लेके, वो सब इसमें समाया हुआ है। बहुत खूबसूरत सर। नेचर की बात अगर की जाए तो ये पहाड़ हैं, ये जो झरने हैं, ये हमारी एक तरीके से संस्कृति का भी बहुत बड़ा रूप है। सूरज जी, पत्र लेखन के लिए आपने काफ़ी सारे, उसको पुनर्जीवित करने के लिए आपने काफ़ी सारे काम करे हैं। आज क्योंकि आधुनिकता के दौर में देखा जाए तो हम भी ऐसे करते हैं कि मोबाइल में भी नोट्स बना लेते हैं, लिखने की जो आदत है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसके लिए आपने बहुत से कार्य करे हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज ये बहुत सोचनीय विषय है और प्रत्येक जो संवेदनशील व्यक्ति है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि दर्द इस बात का कि आज जो पाठकत्व है जी वो सूख चुका है। लेखन जो कला है, लेखन में जो एक मिठास होनी चाहिए, शैली, वो समाप्त प्राय है। परिवारों के बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में संवादहीनता आ चुकी है, संस्कारहीन लोग होते जा रहे हैं, जीवन मूल्यों का हनन हो रहा है। तो एक कई सारी बातें हैं। तो एक दौर था जब पत्र का इंतजार होता था, डाकिया आएगा, संदेश लेकर आएगा, तो वो दौर धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। मैं कई स्कूलों में, कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों से पूछते हैं कि आपने कभी कोई पोस्ट कार्ड देखा, अंतर्देशीय देखा या लिफाफा देखा, तो उनके चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। और ये हमारी भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी है एज ए अभिभावक, और हमारे जो शिक्षक हैं या समाज है, कभी ये बताया नहीं गया कि पत्र भी एक विधा है। तो हमने पिछले 2018 से हमने एक मुहिम चला रखी है, पाती अपनों को मुहिम। इस मुहिम का मूल उद्देश्य यही है कि जो पत्र लेखन विधा थी, जो अब लुप्त प्राय सी हो गई है, उस विधा में हम काम कर रहे हैं। और अब तक मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी 16 हमारी प्रतियोगिताएं इसमें हो चुकी हैं। और खुशनुमा बात यह है कि हिंदुस्तान भर के तकरीबन 17 से 18 राज्यों के लोग इसमें जुड़ चुके हैं, और 5 विदेशों कंट्री जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, एब्रोड हैं, वहाँ के लोगों के भी हमारे पास में पत्र आते हैं। 7,000 लोग हमारी इस पाती मुहिम से जुड़ चुके हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता का दौर था, जीवन मूल्यों में गिरावट का था, वो धीरे धीरे लौट कर आ रहा है। और खुशी की बात इससे भी ये है कि
जहां हम आज ये मान के चल रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी इन चीज़ों से दूर होती जा रही है, लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति है कि हमारी इस मुहिम में हमारे साथ में करीब 40-50 स्कूलों के पूरे हिंदुस्तान भर के 4000 से ज़्यादा बच्चे हमारी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। आज वो अपनों को पत्र लिख रहे हैं, उनके पत्रों को पढ़ रहे हैं और बहुत इसका फलक बहुत आगे तक जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। जी सूरज सिंह जी, अब देखते हैं कि पाठ्य विद्या हो या फिर पत्र लेखन की विद्या हो, तमाम विधाएं हैं, नवाचार आप अपने इस काम में रहते रहते कर रहे हैं। स्कूलों की आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए किस तरीके के नवाचार स्कूलों में आप जाके कर रहे हैं, क्योंकि एज ए एडीएम आप वहाँ पर हो ज़िले में, किस तरीके की जिम्मेदारियों के साथ आप बच्चों के साथ वहाँ पर कोऑर्डिनेशन रखते हो? क्या कुछ नवाचार स्कूली छात्रों के लिए और वहाँ के अभिभावकों के लिए आप रहते हैं? जी बिल्कुल, हम कई सारे शैक्षिक नवाचारों पर काम कर रहे हैं और जब शैक्षिक नवाचारों की बात आती है, जब मैं उस सरस्वती के मंदिर में जाता हूँ तो मैं जो मेरा एडीएम का या जो प्रशासनिक अधिकारी का चोला है वो मैं बाहर उतार के जाता हूँ। हम वहाँ बतौर एक स्टूडेंट या नया सीखने के लिए हम जाते हैं, क्योंकि जीवन भर सीखने की कभी भी उम्र नहीं होती, जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम केवल कुछ पहलुओं पर स्कूलों में जाकर के काम करते हैं। जैसे आज एक दौर ये आ चुका है कि आज जो बच्चे की पहचान है, जो विद्यार्थी वहाँ अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, उसकी पहचान उसके द्वारा परीक्षा में जो वो ऑब्टेन करता मार्क, यानी कि जो अंक को लाता है, उससे उसकी पहचान होती है। परसेंटाइल बेस पे पूरा उसका व्यक्तित्व का वहाँ पहचान हो रही है। तो ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं महसूस की और हमने कई सारे नवाचार चलाए। जैसे केवल बच्चे का असेसमेंट आप इस बेस पर नहीं कर सकते कि वो कितने अंक वो लाता है परीक्षा में, वो टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करता है, होमवर्क करके लाता है नहीं लाता है। इसके भी अलग जो हैं कई सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिन पर हम लोग काम कराते हैं। जैसे डेली वो स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी जो कॉपियाँ किताबें हैं उन पर जिल्द अच्छी तरह चढ़ी हुई है नहीं है, वो यूनिफॉर्म पहन के आता है नहीं आता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उसका क्या पार्टिसिपेशंस है, उसकी संवेदनाएं अपने टीचर्स के प्रति, अपने जो कलीग्स के प्रति या जो वहाँ का नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसके प्रति वो कितना संवेदनशील है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस पैरामीटर पर उसका मूल्यांकन होता है और महीने में ऐसे प्रत्येक बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है और रिपोर्ट कार्ड बनने के बाद उसको स्टार ऑफ द क्लास फॉर द मंथ, जो भी मंथ महीने के लिए है, वो उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं और पूरे महीने भर उस बच्चे की जो तस्वीर है, फ़ोटो है, कलर फ़ोटो उस क्लासरूम में लगा रहता है। अब आप देखिए कि अगर एक महीने भर तक एक क्लासरूम में किसी बच्चे का सामने फ़ोटो रहे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि दूसरे बच्चों पर इसका असर जाएगा कि इसमें ऐसी क्या खूबी थी कि इसने इसका फ़ोटो पूरे क्लास में एक महीने के लिए है, अगर ये ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इससे बच्चों में कहीं ना कहीं अदर जो एक्टिविटी है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया। अनुशासन की बात है, जो अनुशासनहीनता होती थी उसमें उनकी बात आ गई, क्योंकि उनको पता है कि थर्ड आई उनके ऊपर है, क्योंकि केवल पढ़ाई करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पढ़ाई करने के साथ साथ आपके अंदर एक संजीदगी होनी चाहिए, आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, दूसरे लोगों को समझने की आप में परख होनी चाहिए। इन तमाम बातों के आधार पर हम असेसमेंट कराते हैं। इसके अलावा एक नवाचारी पक्ष हमारे स्कूलों में यह है कि आप देख रहे हैं कि हर साल लाखों की तादाद में स्कूलों में पौधे लगते हैं वृक्षारोपण के नाम पर, लेकिन साल के अंत में आते आते वो पूरा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमने एक मुहिम चला रखी है, आओ पेड़ गोद लें। इसमें 10 या 12 बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं और उन बच्चों को हम ये कहते हैं कि गड्ढे खुद खोदिए, आप मेहनत करना सीखें। वो गड्ढा खोदते हैं, पेड़ ला करके हम उनको दिला देते हैं, ट्री गार्ड हम दिला देते हैं और 10 बच्चों को या 12 बच्चों को 15 बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इस पेड़ को हमने गोद ले लिया और उस पर एक तख्ती लगा दी जाती है लोहे की, उस पर नाम होते हैं उन बच्चों के। और जब भी वो बच्चा आता जाता रहता है उसको पता है कि मेरा पेड़ है, मुझे इसको सहेज के रखना होगा। देखिए, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं देंगे, जब तक वो ऑनर प्राप्त नहीं करेगा, उसको ऑनरशिप लेनी होगी। ये ऑनरशिप दिखा करके हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा एक हमने मुहिम चलाई है स्कूलों में, मेरा कोना सबसे अच्छा। आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में विशेषकर कि उसके कोने बहुत ही उनकी अच्छी हालत नहीं होती, झाड़ झंकार होता है, साफ सफाई नहीं होती। तो जितने भी स्कूल के कोने हैं हम 20-20, 30-30 बच्चों को
वो कोने दे देते हैं गोद, मेरा कोना सबसे अच्छा, उस कोने में वो साफ सफाई करते हैं, पेंटिंग करते हैं, और उस पेंटिंग के बाद फिर उनका असेसमेंट होता है साल भर में, और जिसने अच्छा किया उसको हम सर्टिफिकेट दिलाते हैं। इसका ये अनुभव मैंने महसूस किया स्कूलों में जाकर कि जो बच्चे लंच आवर्स में या खाली पीरियड में इधर उधर भागते थे, रोड पर आ जाते थे, खतरा रहता था, अब वो चून तक नहीं करते, वो अपनी कूंची और ब्रश पकड़ करके या कभी झाड़ू पकड़ करके वो उस किनारे को साफ करने लग जाते हैं, और बहुत ही एक अनुशासन की उनके अंदर बात आ रही है। इसके अलावा लेख सुधारें, ये हमारा एक मुहिम चल रही है। जनरली आज के दौर में बच्चे अच्छी श्रुतलेख लिखना, सुलेख लिखना वो ख़त्म से हो गया, तो हमने एक मुहिम चला रखी है, बच्चों को डायरियाँ दे रखी हैं जी। ये बड़ा अच्छा हमारा अनुभव रहा है कि 5वीं क्लास के बच्चे को हमने डायरी दे दी स्कूल में, और उसको ये कहा कि बेटा तू घर जा कर के या कभी भी इस डायरी में आधा पेज लिख ले या 1 पेज लिख ले, और लिख करके उसको खुद को तो नंबर दे, अपने 10 में से 10 देना है तेरे को या 10 में से 0 देना है, वो तेरे पे डिपेंड करता है। और साल महीने के एंड में जाकर के वो डायरियाँ कलेक्ट की जाती हैं। बच्चों ने ईमानदारी से, आप ताजुब करेंगे कि जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे उन्होंने लिखा, 10 में से किसी ने 1 नंबर दिया अपने आप को, किसी ने 0 दिया, और करते करते धीरे 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 इतना सुधार आ गया कि महीने के एंड तक बच्चे 10 में से अपने आप को 5-6 नंबर तक ले आए। तो ये असेसमेंट का भी एक तरीका हो गया। और अगर व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम खुद काम करो, अपना खुद का इवैल्यूएशन करो, तो वो उसका अच्छा परिणाम होगा। तो ये भी हमारा एक नवाचारी प्रयोग शिक्षा जगत में चल रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है सूरज जी ये सब जान के कि आप बच्चों के लिए इतना सब कर रहे हैं, उन्हें क्लीन रहना सिखा रहे हैं, उन्हें हमारे पर्यावरण की रक्षा करना सिखा रहे हैं, उन्हें मेहनती बनाना सिखा रहे हैं। एक विशेष बात और, क्योंकि हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं, तो इसके तौर पर जो बच्चे होते हैं, कभी कभी बचपन से भी उनमें कुछ गलत आदतें आ जाती है, या बड़े भी ऐसे करते हैं कि वो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको इन सब से अलग करने के लिए आप हमारा जो यूथ है या जो हमारे आम जन है उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो तंबाकू का कभी प्रयोग ना करें? देखिए, तंबाकू हो या चाहे कोई दूसरा व्यसन हो जी, इसके मूल में हम जाएंगे, बहुत बड़ा डिबेट का ये विषय है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो आ रही है हमारे समाज की एक बुराई है। अगर मैं ये कहूँ कि आप तंबाकू का सेवन मत करें, जो सेवन करने वाला है, या आप मद्यपान नहीं करें, या आप ये गलत काम नहीं करें, तो उसका असर ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होगा। इसके लिए हमें एक मुहिम चलानी होगी, और मैं इसीलिए मेरा ये हमेशा फोकस रहता है कि बच्चे को पढ़ने की लत लगा दो, आप बच्चे को लिखने की लत लगा दो। आप नशा, ये भी तो नशा है जी। साहित्यिक विधा से बच्चे को जोड़ना, पत्र विधा से बच्चे को हमने जोड़ा है, डायरी लेखन के लिए बच्चे को जोड़ा है, तो वो खाली समय में अगर वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब वो खाली है उसका दिमाग। तो अगर खाली दिमाग, शैतान का घर वाली कहावत चरितार्थ होती है, तो उसके लिए भी मैं वापस पुनः साहित्य पर ही बात आता हूँ। साहित्य की बात मैं करूँगा कि हमने साहित्य के माध्यम से हम बच्चों के बीच में गए हैं, कॉलेजेस में हम जाते हैं, स्कूल में हम जाते हैं, और उन्हें ये सिखाया जाता है कि आप ये व्यसन कर रहे हैं, ये मत करें, इससे ये नुकसान हो सकता है। और अगर आपको अपना खाली वक्त बिताना है तो किताबों के साथ आप बिताइए, साहित्य के साथ बिताइए। और मुझे यहाँ बताते हुए बहुत खुशी है कि हम जो टीम है, अनेक बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज अच्छी रचनाओं की वो पढ़ रहे हैं, उन रचनाओं पर अपनी समीक्षा दे रहे हैं। तो मद्यपान हो, चाहे आप तंबाकू निषेध की बात हो, हमारी सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। कठोरता के साथ भी हम प्रयास कर रहे हैं, समझाइश के साथ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों के अलावा उनको आप घर में भी, मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों में इस तरह की एक लत लगा दें, पढ़ने की, लिखने की, अच्छी आदतें अगर उनमें हम विकसित कर दें तो इन अन्य चीज़ों के लिए उनके पास में वक्त नहीं रहेगा और अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल, एकदम सही कहा सर आपने। और दर्शकों, क्योंकि दूरदर्शन परिवार भी आपसे यही चाहता है कि आप सभी टोबैको क्विट करें, क्योंकि ये हमारे माउथ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। आप ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, और ख़ास करके जो बच्चे हैं उनको, जैसे कि सर ने बताया, कि उनको इस तरीके से बिजी करें, किसी भी चीज़ में बिजी करें, पढ़ने में या साहित्यिक कार्य में, जिससे कभी उन्हें इस चीज़ की लत भी ना लगे। तो सूरज सर, क्योंकि आप एक साहित्यकार भी हैं, और हम चाहते हैं कि जो आज का जो युवा वर्ग है, हालांकि हम सभी बड़े प्रोफेशनल हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नए साहित्यकार जो अब आ रहे हैं, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा सीधा सा संदेश है कि सबसे पहले अगर आप लेखनी उठा रहे हैं
तो आप ये मत मान के चलिए कि आप उठा रहे हैं। लेखनी उठाने का जो काम है वो माँ बागेश्वरी की जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, सरस्वती की कृपा नहीं होगी, हम नहीं उठा सकते। दूसरा, प्रत्येक लेखक जो नया लेखक है वो कभी भी नकल नहीं करे जी। कि देखा देखी अगर दूसरा व्यक्ति कोई किसी विधा पर काम कर रहा है तो आप भी उसी विधा में काम करने लग गए, जोर आजमाइश करने लगे, वो कदापि नहीं करें। और लेखन जो है वो आप भले ही आप अपना कलम का इस्तेमाल करते हैं, कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो विचार आते हैं वो मस्तिष्क में आते हैं, और मस्तिष्क में आने के बाद दिल आपका सोचता है, तो दिल से जो बात निकली, दिल से जो आवाज़ निकले, वो आवाज़ आपको जनता तक या अपने आम जो पाठक हैं उन तक पहुंचानी चाहिए। कई बार जल्दबाजी में या बहुत जल्द ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो डिक्शनरी में देखना पड़ता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। आप ये देखिए कि आप लिख किसके लिए रहे हैं। आप आम आदमी के लिए लिख रहे हैं, आम समाज के लिए लिख रहे हैं। आपको समाज की समस्या को सामने रखना है, तो वो तभी समझ में आएगा जबकि आपकी भाषा बिल्कुल सदी हुई हो, सीधी हो, सपाट हो, दिल को छूने वाली हो। तो ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करें जिसे आप खुद पसंद करते हैं। जिसे आप खुद पसंद नहीं करते उस कला में आप नहीं जाएं। और बिल्कुल जब लिखते हैं तो लिखते वक्त आप पहले पढ़ें। आपको 10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद आप लिखेंगे। अगर आपने शुरुआती लेखन से कर ली तो फिर आपका लेखन वो परिष्कृत नहीं होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा। और लेखन से मुझे याद आया कि लेखन में इतनी संवेदना होती है कि आप एक बार लिखा हुआ सीधे आपके दिल को छू जाएगा। मेरा जो उपन्यास था वसीयत 2017 में आया, और पिता पुत्र के संबंधों के अलावा इसमें पलायन की एक समस्या है, पीढ़ियों का एक अंतराल है, पहाड़ का दर्द है, वो मैं कुछ अंश इसमें से आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। और वो सीधे एक हमारा इसमें जो इसका कथानक है, पूरी की पूरी जो कथा बुनावट है वो इस तरह के पिता के पुत्र के इर्द गिर्द घूमती है कि बेटा किसी बात पर नाराज़ होकर के घर छोड़कर चला जाता है, अपनी हायर स्टडी करता है, अध्ययन करता है, और फिर घर लौट कर नहीं आता। और पिता जीवन भर, उसकी माँ और पिता जीवन भर इसी उम्मीद में रहते हैं कि मेरा बेटा कभी घर आएगा, मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरस गई हैं, लेकिन उसने ऐसा मुंह मोड़ा कि वो घर नहीं जाता। फिर कालांतर में पिता भी नहीं रहे, माँ भी नहीं रहती, और जो व्यक्ति है, ये पात्र है विश्वनाथ, वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर आ जाता है। अब उसका बेटा हो गया, वो डॉक्टर बन जाता है। अब जो काम उसने अपने पिता के साथ किया विश्वनाथ ने, वही कहानी उसके साथ दोहराई जा रही है उसके बेटे के द्वारा, और वो दर्द में डूबता है। और एक दिन वो घर में अलमारी में कोई अलमारी देख रहा होता है, तो उसको एक डायरी मिलती है पिता की। उस डायरी के पन्ने को पलटता है, और डायरी पूरी की पूरी समर्पित है उसके विश्वनाथ को, यानी कि विश्वनाथ के पिता ने वो डायरी लिखी है। उस डायरी का मैं एक अंश यहाँ पे आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। जी सर। विश्वनाथ के पिता जब इस दुनिया में नहीं रहते और विश्वनाथ भटक रहा होता है इधर उधर विचारों के तंद्रा में, अपने बेटे के द्वारा किए गए व्यवहार से वो बहुत दुखी है। तो उस डायरी में एक अंश है, वो आपको मैं यहाँ कहना चाहूँगा। ये डायरी में लिखा हुआ है जो विश्वनाथ के पिता ने अपने बेटे के लिए डायरी में लिखा है। आज विश्वा की ईजा को गुजरे पूरा 100 महीना हो चुका है। वह बेचारी तो हमारे पितरों में शामिल हो चुकी है। यह 100 माह का समय 125 साल से भी अधिक लंबा महसूस हुआ। वह बीमार ही सही थी तो मेरे साथ। जब भी इधर उधर से वापस घर में आता तो बोलने को एक सहारा होता था, लेकिन अब तो मात्र उसकी यादें शेष रह गई हैं। घर की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि दीवारें, दरवाजे, खिड़कियाँ, घर का आंगन में लगा तुलसी का पौधा, सभी तो उसकी याद दिलाते हैं। बाजियों के बाद एक वही तो थी जो मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। जीवन भर मेरे प्रत्येक काम में सहयोग देती रही। आज मैं नितांत अकेला हो गया हूँ, घर जैसे काटने को दौड़ रहा है। बेचारी के मन में एक अंतिम इच्छा रह गई। मरने से पहले अपने विश्वा का मुँह न देख सकी। उसकी आंखों में बेटे के लिए तड़प को देखकर मेरा दिल खूब रोया, लेकिन उसका मन रखने के लिए मैं हमेशा उससे झूठ कहता रहा कि विश्वा को समाचार भेज दिया, वह आता ही होगा। जब भी कोई आवाज़ होती वह कह उठती, विश्वा के बाजू जाओ, शायद विश्वा आया होगा। दिन में कई बार यह वाक्य दोहराती। मैं उसका मन रखने के लिए बाहर आंगन में
चला जाया करता। शायद वह जानती थी कि मैं उसका मन रखने के लिए उसके कहने पर बाहर आ जा रहा हूँ। अपने पास बुलाकर मेरी तरफ देखते हुए कहती, देखो दिल छोटा न करना, हमारा विश्वा बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसके ऊपर देश प्रदेश की जिम्मेदारी है, समय ही कहाँ मिलता होगा बेचारे को, आ जाएगा कोई बात नहीं। यह वाक्य वह कई बार दोहराती, फिर अचानक खामोश हो जाती और एकटक छत को निहारती रहती। एक दिन दीवार पर टंगे दही बिलौने के रहड़ को देखकर अचानक बोल पड़ी, विश्वा के बाजू। विश्वा आ जाता तो एक बार अपने हाथों से दही बिलोकर मक्खन निकालती और अपने विश्वा को भरपेट मक्खन खिलाती। यह कहे वह पल भर में ही निराशा में डूब गई और देर तक बुझी बुझी निगाहों से मुझे देखती रही। उसकी आंखों में झांकने की मुझे हिम्मत न हुई। उन आंखों में किसी के इंतज़ार के लिए जो तड़प देखता, उससे मैं अंदर तक हिल जाता और स्वयं को रोक न पाता। दूसरे कमरे में जाकर आंसू पोंछ लेता। शायद मेरे दर्द को वह भांप जाती। जैसे ही वापस उसके समीप जाता, वह स्नेह से मेरा हाथ थाम लेती और मेरी ओर देखते हुए कहती कि उसे कुछ नहीं हुआ है, उसकी चिंता न करो, बस थोड़ी देर कमज़ोरी भर है, वह जल्द दूर हो जाएगी। वह मुझे हिम्मत बंधा रही थी। मौत के एक दिन पहले सुबह सुबह मुझे अपने पास बिठाकर कहने लगी, अब मैं ठीक हो गई हूँ, जल्द ही खेतों को संभाल लूँगी। फिर कुछ सोचकर कहने लगी, देखना हमारा विश्वा जल्दी ही आएगा, पूरे गांव को दावत दूंगी। विश्वा के बाजू हमारे आंगन में ढोली को ढोल बजाए एक लंबा समय हो गया है ना। जब मेरा विश्वा आएगा मैं ढोल नगाड़े बजवाऊंगी, मैंने तैयारी कर ली है, बस एक बार वह आ जाए। दूसरे ही दिन मुझे पास बुलाकर अपना सिर मेरे गोद में दिया। शायद वह समझ चुकी थी कि उसका अंत समय आ चुका है। देर तक एकटक देखती रही, कुछ न बोली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं भी स्वयं को न रोक सका। मुझे रोता हुआ देखकर वह अपने आंसू भूल गई और मेरे आंसू पोंछने लगी। उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकल पा रहे थे। मैं बेहद घबरा चुका था। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। वह कहे जा रही थी, मेरे लिए रोना मत। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया, बस इतना ही कहा, अच्छा अब चलती हूँ। मेरा विश्वा दिल का बड़ा भोला है, उससे नाराज़ न होना। कभी मिले तो कह देना तेरी ईजा ने तुझे खूब आशीष दी है। उसने बड़ी मुश्किल से एक हाथ सिरहाने की तरफ किया। मैं समझ न सका। अपने हाथ में बटुआ लेते हुए मुझे पकड़ाया और इतना ही कहा, यह मेरी बहू की अमानत है, उसे पहुंचा देना। यह कहे उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मैं नितांत अकेला हो गया था। आज पुनः डायरी लिखने की प्रेरणा उसी ने दी। कल रात वह सपने में आकर यह न कहती कि रुक क्यों गए, लिखते हो क्यों नहीं, विश्वा नादान है, वह ज़रूर आएगा, तो शायद मैं कलम ही नहीं उठा पाता। अब तो बस उसकी स्मृतियाँ शेष रह गई हैं। ईश्वर उस पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। तो ये इसका उपन्यास का एक अंश है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेखन में इतनी संवेदना, इतना दर्द होना चाहिए जिस तरह का ये इसने लिखा। और उस डायरी के इस पन्ने को पढ़ करके हमारा जो पात्र है विश्वनाथ, उसका जीवन पूरा बदल जाता है। फिर आगे की वो अपने एक नए जीवन में मुड़ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी है आपसे करने को और बहुत सी बातें हम चाहते थे आपसे बात करने की, लेकिन घड़ी की जो सुई है वो टिक टिक हमें इजाज़त नहीं दे रही है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और तमाम चीज़ें आपसे जानी हैं और कई चीज़ों में हमने अनुभव किया कि कैसी साहित्य के साथ साथ इंसान किस तरीके से टाइम को मैनेजमेंट करता है और कई नई चीज़ें हमने सीखी। नवाचार की आपने बात कही, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो पर हैं। तो दर्शकों, क्योंकि हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं, दूरदर्शन परिवार आप सभी से रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि आप तंबाकू का सेवन कभी ना करें, क्योंकि आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आपकी ज़िंदगी के पीछे बहुत सी ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई है। तो दर्शकों, आज के लिए इजाज़त लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बबीता प्रधान को, कुलदीप को।